तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल मुकम्मल हो गया और उम्मीद की जा रही थी कि आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है कि आज कोर्ट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं की जा सकी, इसलिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की जा सकेगी। हम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर 2 से 3 दिन का वक्त मांगेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश की जानी है। 3 दिनों के सर्वे के बाद दावों बयानबाजियों को मुस्तरद करने का दौर चला। हिंदू फरीक की जानिब से ठोस सबूत मिलने के दावे के बाद इस जगह को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ किसी फर्द को इस जगह पर न जाने देने की हिदायत दी गई है और इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होनी मुश्किल बताई जा रही है। आज नहीं, आज रिपोर्ट नहीं दाखिल हो पाएगी। आज नहीं हो पाएगी क्यों? क्या मुकम्मल बन नहीं पाई है रिपोर्ट? हाँ, पूरा तैयार नहीं हो पाया है। पूरा समय मांगेंगे? जी कितना जी समय मांगेंगे? समय मांगे 2-3 दिन का। 2-3 दिन का समय मांगेंगे। ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि समय मांगेंगे। हालांकि खुद वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट मुकम्मल नहीं बन पाई है, कुछ रिपोर्ट बाकी है, कुछ चीजें बाकी हैं, तो 80% चांस है कि दाखिल कर देंगे। 20% ज्यादा माने वकील साहब, 20% ही भारी पड़ता है। इशारों में वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कह दिया कि 80% रिपोर्ट बन गई है, 20% नहीं बन पाई है और 20% ही भारी पड़ता है, यह वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा है। तो यानी कि आज 2 से 3 दिन का वक्त वकील कमिश्नर और उनके सहायक वकील कमिश्नर अदालत से मांग सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत की खबर फिलहाल आजम खान के लिए नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ दिन का और वक्त तयन किया है। हलफनामा दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। हलफनामा में कहा गया है कि हुकूमत आजम खान की अदालती तहवील की मांग कर रही है, जबकि आजम खान जमानत की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आजम खान की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। आजम खान को जमानत दी जाए या नहीं, ये अब अदालत तय करेगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, आजम खान मामले में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ बहुत बड़ी राहत की खबर नहीं है आजम खान के लिए। जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई अहम सवाल किए। पहला सवाल, फिलहाल जब हलफनामा दाखिल किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये बताया गया कि आजम खान एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो जब सत्ता में थे तब भी उन पर कई मुकदमे दर्ज थे और उसके बाद लगातार मुकदमा का जो दौर है वो चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ताजा जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब 88 मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी है तो नया जो मामला है वो क्यों दर्ज किया गया। इस पर कोर्ट में जानकारी दी गई यूपी सरकार की तरफ से और ये कहा गया कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें रबर स्टैंप को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी फिलहाल कस्टडी की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में बताई गई कि वो उनकी कस्टडी चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनकी कस्टडी नहीं दी गई। इस पर सवाल ये किया गया कि जब मामला 2020 का है तो 2022 में कंप्लेनेंट को कैसे याद आ गया और इस मामले में जांच आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार से कई सवाल किए, लेकिन इन सवालों के बाद कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट अपनी जमानत में यह तय करेगा कि आने वाले समय में आजम खान को जमानत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन जो जानकारी है या जो जिस तरह कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, उस सुनवाई से ये जरूर है कि जब भी कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा वो फैसला आजम खान के लिए कहीं ना कहीं सुखद फैसला होगा और हो सकता है कि कोर्ट पे जिस तरह आर्गुमेंट चला। वक्त लग सकता है सुशील, इस ताल्लुक से क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं कि अगली सुनवाई कब तक होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुरक्षित रखता है तो कोई टाइमलाइन नहीं बताता है कि कब वो अपना फैसला सुनाएगा और जब भी फैसला सुनाएगा तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते का समय हो, 2 हफ्ते का समय हो, क्योंकि कोर्ट एक स्पेसिफिक फैसला देगा। चूंकि कोर्ट का फैसला एक नजीर माना जाता है, इसलिए कोर्ट इस मामले में कभी भी एक तय समय नहीं देता है फैसला सुनाने को लेकर। लेकिन उम्मीद ये है कि 1 हफ्ते के भीतर आजम खान की जमानत पर फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के घर आज सीबीआई के छापे पड़े। कई उनकी जो रहायशगाह हैं उन पर छापे मारे गए, लेकिन पी चिदम्बरम का इस पर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा है कि सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा, वो बैरंग हाथ वापस हुई। चिदम्बरम ने कहा कि सीबीआई टीम को कुछ नहीं मिला, उन्होंने कोई भी चीज़
यहां से जब्त नहीं किए। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई का वक्त दिलचस्प है। सीबीआई ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई ठिकानों पर छापे मारे। कार्ति पर पैसे लेकर चीनी बाशिंदों को गलत तरीके से वीजा जारी करने का इल्जाम है। आसाम में बारिश से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। आसाम में बेशतर इलाके जो है वो सैलाब के जद में हैं, पानी में डूबे हुए हैं। कई लाख लोग जो है वो बेघर हुए हैं। कई अजला जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ, 20 अजला में 650 से ज़्यादा गांव सैलाब की जद में है। इस वक्त कछार और होजाली में सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 7 जिलों में 58 रिलीफ कैंप बनाए गए। इनमें 33,000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। मुतासरा इलाकों में राहत कार्य जारी है। कई अहम शाहराहें बंद हो गई हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सड़क और रेल रास्तों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। न्यू हाफ लॉन्ग रेलवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गया है। कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। लैंडस्लाइड हो गया। असम की डिमा हसाओ जिले में देखा जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड की वजह से अभी हाफलोंग शहर से पूरी तरह से संपर्क टूट गए हैं। और अभी हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें माहौर नदी की। माहौर नदी में दिखा जा रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा कारण दिखा जा रहा है और यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड हो रहे हैं और जो हाईवे भी ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को बड़ी तादाद में अभी दिखा जा रहा है कि जो राहत की जो सामग्री है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी समस्या है क्योंकि सारा रोड बंद हो गए हैं। जो तानेल है, तानेल पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये माहौर नदी के, अभी दिखा जा रहा है कितने भयंकर रूप से यहाँ का जो लहर दिखा जा रहा है। और जो हाईवे है, हाईवे की तरफ भी जो पानी का जो लहर आ रहा है, इस वजह से जगह जगह हाईवे के ऊपर भी पानी बह रहा है और इसी वजह से कहीं कहीं जगह पे हाईवे भी बंद करना पड़ रहा है। और हम ये जो तस्वीरें हैं माहौर के और डिमा हसाओ में आई आपद की वजह से जो डिमा हसाओ की जो पास की जो ज़िले हैं, नौगांव, हुजाई, इन सभी ज़िलों में भी बाढ़ आ गए हैं। और बाढ़ के कारण दिखा जा रहा है असम में इस बार बहुत बड़ी मुसीबत रह रहा है और लगातार मुसीबतें बढ़ रही है काजीरंगा की तरफ भी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो अरुणाचल से जो जलधारा बढ़ने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का भी जलस्तर बहुत बढ़ गया है। और शायद काजीरंगा में भी अगले 2-3 दिन में बहुत बड़ा फ्लड होने का आशंका जताया जा रहा है। और इस वक्त अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के मामले पर आला सतह की मीटिंग, वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़िद हुई मीटिंग। 30 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। 2 साल के वक्फे के बाद शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से सिक्योरिटी के मामले पर आला सतह की मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़िद हुई ये मीटिंग। 30 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। 2 साल के वक्फे के बाद शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना की वजह से 2 साल से यात्रा को मुलतवी कर दिया गया था। 2 साल के वक्फे के बाद अब शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 30 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतह मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें सिक्योरिटी के ताल्लुक से जानकारी हासिल की गई। तो ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि मैसूर की जामा मस्जिद का मसला इन दिनों सामने आया है। आज इस पर भी बहस हो रही है। ख़बरों में ये मस्जिद है, यहाँ पर जो हिंदू फरीक है वो पूजा करने की इजाज़त मांग रहा है। ये टीपू सुल्तान के ज़रिए मस्जिद बनवाई गई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़कर इसको बनाया गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के तनाज़े के दरमियान मैसूर की जामा मस्जिद का मुद्दा नरेंद्र मोदी विचार मंच की जानिब से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। मंच के वफ़द ने मंडिया के डिप्टी कमिश्नर से हाल ही में मुलाकात की। उनसे मैसूर की जामा मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगी। उनका दावा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। श्रीरंगापट्टनम की जामा मस्जिद को टीपू सुल्तान ने सन 1782 में बनवाया था। ये मस्जिद महकमे आसार कदीमा की निगरानी में है। इसमें मदरसा भी मौजूद है। और इसे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां समा नुमाइंदे रऊफ अहमद इस वक्त जुड़ रहे हैं।
रऊफ, एक खबर आ रही है मैसूर की जामा मस्जिद के ताल्लुक से। यहाँ पर हिंदू फरीक ने कहा है कि पहले हनुमान मंदिर था जिसको तोड़कर इसे मस्जिद बनाया गया। क्या कुछ है इस पूरे मामले में तफसील आपके पास? जी देखिए, संघ परिवार की तंजीमों ने रियासत कर्नाटक में एक मर्तबा फिर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तामीर करदा मस्जिद पर तनाजा पैदा किया है। इससे कबल यानी चंद माह कबल भी इस मस्जिद के सामने एक स्वामी जी ने वीडियो किया था और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि मस्जिद जो है महकमे आसार कदीमा की निगरानी में है, लिहाजा यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एहतजाज की किसी भी तरह की कोई इजाजत उस वक्त नहीं दी गई थी। तो दोबारा आज फिर जो है इस मसले को उठाया गया है और ये बात कही जा रही है कि मस्जिद में चंद एक पत्थर की नक्शो निगारी को सबूत के तौर पर पेश करते हुए कि ये भाई मंदिर के तर्ज पर इसकी नक्शो निगारी है, तो इसको बुनियाद बनाकर चंद संघ परिवार की तंजीमें ये तनाजा पैदा कर रही हैं और इसके खिलाफ जो है सख्त बरहमी का इजहार टीपू तंजीमों की जानिब से देखने को मिल रहा है कि गैर जरूरी ये तनाजा पैदा किया गया है। बिल्कुल, एक चीज ये भी देख, नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की गई है, तो मुलाकात में क्या कुछ कहा, क्या कुछ लेटर वगैरह उनको सौंपा गया है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ये दावा करते हुए लेटर दिया गया है कि यहाँ पर मंदिर था, हनुमान मंदिर था और इसे मुनहदम करते हुए ये मस्जिद बनाई गई। लेकिन जब जैसा कि तारीख यहाँ पे तारीख दानों की जो हमेशा बयानात आते रहे हैं कि हजरत टीपू सुल्तान की हुक्मरानी एक सेकुलर तर्ज की हुक्मरानी थी। बेंगलोर में ही हम एक मिसाल देख सकते हैं कि बेंगलोर समर पैलेस में उनके दामन में जो है एक कोटे वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर मौजूद है और इस तर्ज पर जो है कहीं भी जो है कोई हजरत टीपू सुल्तान ने मंदिरों को बजाय मंदिरों को मुनहदिम करने के मंदिरों के लिए ताउन किया, मंदिरों के लिए अतियात अता की। श्रृंगेरी मंदिर जो है इसकी एक मिसाल है कि मराठा हुक्मरानों ने इस मंदिर को तहस नहस किया था, तबाह किया था, तो हजरत टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की दोबारा तामीर करवाई। तो इस लिहाज से तारीख जो है वो इस तरह ये बातें बताती है। लेकिन अब जो तनाज़ात पैदा कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे एक नफरत और फिरका परस्ती की बात सामने आती है। आजम, चलिए रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल में पानी की किल्लत से अब भी आवाम को राहत नहीं। वहाँ पर एक पाइपलाइन का काम होना था जिसके लिए कहा गया था कि 60 घंटे में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन 90 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब भी लोग पानी को परेशान हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए कोलार पाइपलाइन के मरम्मत होने के सबब 60 घंटे में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 90 घंटे होने के बाद भी पानी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। राजधानी के 15 लाख आबादी के बीच पानी की किल्लत होने से जहां मुश्किलात का सामना, वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने भी इस मामले में हुकूमत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को तनकीद का निशाना बनाया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए जिन इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू की गई है वहां पर पानी साफ नहीं बल्कि गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे अभी आश्वस्त किया है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे भी दरखास्त कर रहा हूं और आप लोगों से भी चाहता हूं कि सब मिलकर एक आवाज उठाएं कि जो 15 लाख जनता परेशान हुई है उसके लिए कब कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार सामने लाए। भोपाल की जनता को जो पानी अभी दिया, जो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी मैंने जो सुझाव दिया था जिसको नहीं माना गया, मैंने कहा था कि आप पहले, मैंने पवार को बोला कि भाई साहब ये चालू करने से पहले आप लाइनें जोड़ दो और जो पूर्वता पानी चल रहा है वो सुबह के समय चलाओ और शाम के समय में अपनी टेस्टिंग का पानी करो, ताकि लाइनों में जो गंदगी भर जाती है वो निकल जाएगी और जब बिल्कुल पानी ठीक ठाक हो जाए तो आप जो कोलार का या जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो आप सेट कर देना। लेकिन हठधर्मी और भ्रष्टाचार से दलदल हैं, उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके ऊपर जल कार्य विभाग का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। मैंने विधानसभा में सवाल करा, उसका जवाब गोलमाल दिया। उनको बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। क्यों उनके पास हाउसिंग फॉर ऑल का भी काम है, क्यों जितनी बड़ी 500 करोड़ की करीब योजनाएं उनके पास हैंगी, इसका सवाल नगर निगम दे और सरकार दे।
मुल्क के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर तनाज़ा लगातार जारी है। कर्नाटक में भी इसी तरह का मसला देखने को मिला, जिसको लेकर कर्नाटक के अमीर शरीयत ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि फजर की जो अजान होती है उसको लाउड स्पीकर पर ना किया जाए। कर्नाटक में अजान के सिलसिले में अमीर शरीयत के इस ऐलान का मिली तंजीमों ने खैर मकदम किया है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रेशादी ने 14 मई को ये ऐलान किया कि नमाज फजर की अजान के लिए माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने अमीर शरीयत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि हर मुसलमान अमीर शरीयत की हिदायत पर अमल करे। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से मुसलमान सबक सीखें। इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर में जब फजर की अजान दी जाती थी तो मुसलमानों की अक्सरियत नींद के आगोश में रहती थी, यानी मुसलमानों ने अजान की कदर नहीं की, इसलिए शायद ये फैसला आया है। मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लाउड स्पीकर में फ़जर की अजान देने के बजाय उसके बग़ैर ही अजान दे दें। कोई कबाहत नहीं, कोई मजहबी एतबार से भी कोई अदम जवाज़ की बात नहीं है। बग़ैर लाउड स्पीकर की अजान दे दें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर में देने में परेशानी है हुकूमत की जानिब से। ये बात तय हो गई इंशाअल्लाह। अमीर शरीयत की बात जो है हम सब के लिए एक हुक्म होता है। हम इंशाअल्लाह इसमें जो है आपस में मिलके मसाजिद वाले इसको फॉलो करें। हालांकि इससे ये बात साबित होती है कि हमने कभी अपने अज़ान की जो है एक एहतमाम नहीं किया। जब भी मोहल्ले में अज़ान होते हैं लाउड स्पीकर के साथ, हमको जो है अज़ान से ज़्यादा नींद प्यारी होती है। कभी हम तवज्जो नहीं किया कि मस्जिद में मुनादी अज़ान बोल रहा है, नमाज के लिए उठा रहा है। हम कभी जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना दुश्वार समझ गया, क्योंकि नींद हमें प्यारी होती है। अलबत्ता ये अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक इशारा है। आज हम लोगों के लिए फजर की जो अज़ान जो है लाउड स्पीकर में दिया नहीं जाती, लेकिन बाकिया 4 नमाज जो है उसे जो है लाउड स्पीकर में देने की इजाज़त कही गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा से जुड़ी। शाही ईदगाह को लेकर अदालत में अर्जी दायर। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने दायर की है अर्जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाक़ियात के साथ छेड़छाड़ का खदशा जाहिर किया। शाही ईदगाह को सील करने का मुतालबा किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से आ रही है, जहां शाही ईदगाह को लेकर अदालत में अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने ये अर्जी दायर की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाक़ियात के साथ छेड़छाड़ का खदशा जाहिर किया गया है। शाही ईदगाह को सील करने का मुतालबा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से आ रही है, जहां शाही ईदगाह को लेकर अदालत में अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने दायर की है अर्जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाक़ियात के साथ छेड़छाड़ का खदशा जाहिर किया गया। शाही ईदगाह को सील करने का मुतालबा किया गया है। बीरवा के कौसा खालसा नाराबल के एक नवी जमात के तालिब इल्म ज़हूर अहमद वानी ने एक अनोखा आला ईजाद किया, जिससे जो फ़ज़ा में गंदगी है उसको खींचकर आपको साफ़ सुथरी हवा ये मुहैया कराएगा। देखिए रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में बीरवा के काऊसा खालसा नाराबल से ताल्लुक़ रखने वाले नवी जमात के होनहार तालिब इल्म ज़हूर अहमद वानी ने एक अनोखा आला तैयार किया है। ज़हूर ने एसिड रेन कंट्रोलर यानी पॉल्यूशन कैचर मॉडल तैयार किया है। वानी का दावा है कि ये आला धुएं और आलूदगी को खींचकर साफ ऑक्सीजन फराहम करने में मददगार साबित होगा। ज़हूर ने 2 माह में इस मॉडल को तैयार किया है।
वानी का कहना है कि एक दिन वो किसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे कि इस दौरान उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे आलूदगी पर काबू पाया जाए। ज़हूर को अपने असातिज़ा से भरपूर हौसला अफजाई मिली। ज़हूर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मजदूरी करते हैं मगर वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं। अंदर मैंने 9 वोल्ट बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट मोटर लगाया है, एक फैन लगाया है, एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है, आधी बोतल लगाई है, 6 बराबर समरूदी पाइप के टुकड़े लगाए हैं और इस मॉडल को तामीर किया है। यहाँ से ये धुआं खींचता है और यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ प्योर ऑक्सीजन डालता है। पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो इसका कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर लगा। इसी सिलसिले में एक मॉडल बनाया है जिससे ये दिखा रहा है कि किस तरह से हम इस मॉडल से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। टैलेंट हमने भी देखा और थोड़ा हमने भी उसको मदद की तो हमने देखा इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है और जो इसने मॉडल बनाया है, जो मॉडल हमने उसको अप्रिशिएट भी किया है। मुझे लगता है ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से अपना नाम कमाएगा। ज़हूर अहमद एक पावर प्रोजेक्ट सेवर बनाने का इरादा भी रखते हैं। उनका कहना है कि ये तख्लीक बिजली बचाने में कारआमद साबित हो सकती है। इस हवाले से वो LG इंतजामिया और दीगर लोगों से मदद और मजीद रहनुमाई की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को बरूए कार लाएं। मैं पावर प्रोजेक्ट सेवर बनाना चाहता हूँ। वो पावर को कंजर्व करता है और उस पर मैं काम करूँगा। इसलिए मुझे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मैं इंशाल्लाह आगे तामीर करूँगा। और मैं गवर्नर साहब और बड़े बड़े कंपनियों से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियली इमदाद किया जाए ताकि मैं इस मॉडल को इससे भी अच्छा बनाऊँ। टैलेंट हम जैसे बच्चों में बहुत सारा हिडन है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। वो भी टैलेंट आप में है और उसको सामने लाए। ज़हूर की मुख्तलिफ हलकों से काफी सताइश हो रही है। ऐसे नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म और मदद की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने हाई स्कूल में लड़कियों की वापसी के लिए एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा है कि जल्द ही लड़कियां स्कूल में वापस आ सकेंगी। दरअसल तालिबान ने अपना इक़्तिदार संभालते ही लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे। तालिबान और मुल्क के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखंदजादा के हुक्म से गैर मुतवक्कित तब्दीली ने बहुत से अफगानों और आलमी बरादरी में गम और गुस्से का बाइस बनी थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।